Hello everyone and welcome. My name is Vivek Sharma and today we're gonna discuss about the most important issues of the day. First आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इंडियाज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023. उसके बाद नेक्सस रिपोर्ट के बारे में वी विल बी स्टडिंग. देन पॉलिटी सेक्शन में हम पढ़ेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एंड लास्ट में हम बात करेंगे क्वांटम सैटेलाइट्स के बारे में. इंडिया का एक न्यू मिशन है कि अगले 2-3 सालों में एक क्वांटम सैटेलाइट को हम लॉन्च करेंगे. अब देखिए इन सभी टॉपिक्स के बारे में अगर आपको डिटेल में रीड करना है तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि करंट अफेयर बाय विवेक सर इस पे आप पहुंचेंगे एंड यहां पर आपको डेली बेसिस पे रेगुलर ये पीडीएफ मिलेगी जिसे डाउनलोड करके आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं. आइए अब एक एक करके डिटेल में इन आर्टिकल्स के बारे में रीड करते हैं. देखिए रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि इंडिया का टोटल ग्रीन कवर अब 25% हो गया. अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये सर्वे 2 साल में एक बार रिलीज होता है आपका एंड प्लस इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज करता है जो कि आप कह सकते हो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से रिलेटेड है. एक तरह से आप ये कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको रिलीज करती है और इसे प्रोड्यूस करता है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कस किया जाता है कि फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, कार्बन स्टॉक कितना है, फॉरेस्ट्री कितनी इंक्रीज हुई है, वो सभी बातों के ऊपर यहां पर डिटेल में डिस्कशन होती है. अब इस पूरे डाटा को क्रिएट करने के लिए रिसोर्स सेट सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपकी इसरो के द्वारा बिल्ड की गई थी. अब इसकी हाई एक्यूरेसी के कारण डाटा आप अच्छे से फेच कर सकते हैं. यानी ये एक तरह से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमेशा आपकी लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस की जाती है ताकि फ्रीक्वेंटली एक एरिया को रिविजिट करके हम अपने डाटा को पुख्ता कर सकें. द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पर कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं. जैसे फॉरेस्ट कवर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर एरिया है, अगर इसमें आपका 10% से ज्यादा एरिया पेड़ों से कवर है तो उसे फॉरेस्ट कवर कहा जाता है. ट्री कवर एक ब्रॉड टर्म है जो नॉन फॉरेस्ट लैंड को भी इसमें इंक्लूड करता है. मतलब कहीं भी कितने भी पेड़ मिल रहे हो, चाहे 1, 2, 10, वो सभी ट्री कवर में इंक्लूड किए जाते हैं. फॉरेस्ट कवर में सिर्फ जंगल के ऊपर फोकस किया जाता है. अब इस जंगल को आप वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन परसेंटेज. जैसे अगर कनॉपी की जो डेंसिटी है 70% या उससे अबव है तो वेरी डेंस कैटेगरी में आएगा. 40 से 70 के बीच में है तो इसे मॉडरेट कह देते हैं एंड ओपन आपका 10 to 40% के बीच में है. अगर 10 से नीचे गया तो वो ट्री कवर की कैटेगरी में आ जाता है. अब यहां पे हम पूरे इंडिया को अलग अलग फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया. 14 ऐसे फिजियोग्राफी हमने क्रिएट किए एंड जिसमें डाटा इस बार ये रहा कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर हमारा इंक्रीज हुआ है. मतलब ट्री कवर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी आज के टाइम पे 21% आपका डिपेक्ट करता है एंड वेयर एज ट्री कवर समवेयर 3% के आसपास आपका जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जो कि पिछली बार की तुलना में लगभग दोनों ही चीजें आपकी इंक्रीज हुई हैं. ये एक ब्रॉड ट्रेंड है. बट सबसे ज्यादा जो आपको चेंजेस देखने को मिले हैं, हाईएस्ट जो फॉरेस्ट या ट्री कवर आपको देखने को मिला है एज कंपेयर टू द एरिया, तो वो देखने को मिला है मध्य प्रदेश में. वेयर एज हाईएस्ट परसेंटेज वाइज अगर हम बात करते हैं तो वो देखने को मिला है लक्षद्वीप में. 91% इसका आपका फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर की कैटेगरी में आता है. अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्री और फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा जो इंक्रीज किया है वो छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान में आपको देखने को मिला है. अब ये एक अच्छा ट्रेंड है बट एक प्रॉब्लम भी है इसमें. प्रॉब्लम ये है कि मैंग्रोव्स का जो साइज है पहले की तुलना में घट रहा है. मतलब आप ये मान के चलो कि मैंग्रोव्स के ऊपर काफी खतरा मंडरा रहा है और खासकर डिक्रीज इसका गुजरात में आपको ज्यादा देखने को मिला है. वैसे कुछ एरिया में इंक्रीज भी हुआ है जैसे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में. बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो मैंग्रोव्स के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है
एंड मेजरली एग्रीकल्चर वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन है जिसकी वजह से ये लैंड यूज पैटर्न आपका चेंज हो रहा है। तो मैंग्रोव्स में नेट डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। एंड सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर में डिक्लाइन देखने को मिला है वो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिला है। तो ये अंक या न्यूमेरिकल फिगर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ब्रॉड ट्रेंड को समझते जाइए। अब बैम्बू रिसोर्स की बात की जाए तो अभी इसके एरिया में भी आपको काफी इंक्रीज देखने को मिला है 5000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, वेयर एज टॉप स्टेट्स जो है उसमें मध्य प्रदेश सबसे लीड में है। कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो ओवरऑल कार्बन स्टॉक भी आपका इंक्रीज किया है। एंड ये काफी अच्छी खबर है बिकॉज इंडिया ने अपना एक पंचामृत में टारगेट लिया था कि वी वांट टू इंक्रीज आवर कार्बन सिंक, तो वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में कार्बन स्टॉक आपका हेल्प करेगा। एंड सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक अरुणाचल प्रदेश में इंक्रीज हुआ है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एग्रो फॉरेस्ट्री की अगर बात की जाए तो यहां पर ट्री ग्रीन कवर आपका एग्रो फॉरेस्ट्री में इंक्रीज हुआ है, वेयर एज फॉरेस्ट फायर की अगर इंसिडेंसेस की बात की जाए तो आपका ये ओवरऑल डिक्लाइन किया है जो फॉरेस्ट फायर के केसेस है। बट सबसे ज्यादा जो केसेस है आपको उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिले। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अगर हम बात करें तो आपको वहां पर भी डिक्लाइन देखने को मिला है। फॉरेस्ट कवर रीजन में थोड़ा डिक्लाइन ज्यादा इसलिए देखने को मिला है, बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, चाहे रेलवेज की बात करें, रोड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात करें, तो वो भी आपको यहां पे देखने को मिली। तो ओवरऑल ये आपकी मेजर इंफॉर्मेशन है जो आपको यहां पे याद रखनी है। अब बात करते हैं इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मेजर जो आपके टॉपिक्स हैं, चाहे करंट अफेयर्स के हों या स्टैटिक सब्जेक्ट्स के हों, आप उसको टाइमली कवर करना चाहते हैं, मतलब एक तरह से एक फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स को। एंड इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरे कूपन कोड, दैट इज VSHMA। इस कूपन कोड को अप्लाई करके डेफिनेटली आप एक डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अब अगले आर्टिकल की। यहां पर जो सेकेंड आर्टिकल है दैट इज अबाउट ग्लोबल क्राइसिस। देखिए आज की डेट में हम बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और वाटर क्राइसिस को साइलोस में ट्रीट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। और इस नेक्सस रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि यह बिल्कुल एक गलत तरीका है, बिकॉज इससे आप किसी भी प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां कहा जाता है इस नेक्सस रिपोर्ट को सबसे पहले तो किसने पब्लिश किया, इंपॉर्टेंट है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। ये आप एक तरह से ये कह सकते हो जैसे IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एक वैसा ही प्लेटफॉर्म है जो आपके अलग अलग इंस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरकनेक्टेड चीजों को रिवील करती है, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो, हंगर, फूड सिक्योरिटी, वाटर स्कार्सिटी एंड हेल्थ रिस्क। तो इन सभी चैलेंजेस को इंटरकनेक्ट करके ये एड्रेस करने की कोशिश करती है, उसके ऊपर एक होलिस्टिक रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। मतलब जो एग्जिस्टिंग आपकी साइंटिफिक नॉलेज है बायोडाइवर्सिटी और बाकी एरियाज पे, उनको एक जगह असेंबल करके ये आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब इन्होंने कहा कि भाई देखो, क्लाइमेट चेंज हो, फूड सिक्योरिटी और बायोडाइवर्सिटी, ये तीनों ही चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, और एक चीज को एड्रेस करके आप पूरा एक कंप्लीट सोल्यूशन कभी भी नहीं पा पाएंगे, ये काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा। मतलब आप अच्छा करने गए थे और यहां पर बुरा हो जाएगा। तो यहां यह कहा जाता है कि देखो, अगर आज की डेट में इकोनॉमिक लॉसेस की बात करें तो इसकी वजह से 10 to 25 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज लूज कर रही हैं एवरी ईयर, एनुअल बेसिस पे। एंड यहां पर हमें जरूरत है एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस की अगर बात की जाए तो 25% एनिमल और प्लांट स्पीशीज सिर्फ इसलिए एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है बिकॉज हमारी जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज है, चाहे लैंड यूज पैटर्न को चेंज करना हो, चाहे फॉसिल फ्यूल को बर्न करना हो, चाहे पोचिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, इन सब की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कहते हैं ये तो 25% की बात हो रही है, एक्चुअल में जो ह्यूमन पॉपुलेशन का इंपैक्ट है वो 75% अर्थ के सरफेस और 66% मरीन इन्वायरमेंट पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये इंपैक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, और सम केसेस में आप ये कह सकते हो कि ये ऑलरेडी हमने सिग्निफिकेंटली ऑल्टर कर दिया है।
मतलब बदलाव ऐसे हैं जो शायद वापस से आप अंडू नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कंप्यूटर नहीं है कि भैया कंट्रोल जेड दबा के आप अंडू कर देंगे, तो वैसी सिचुएशन नहीं है। तो यहां पर कहा जाता है कि देखो आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेने की जरूरत है, जहां पर आप फूड प्रोडक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इन सबको एक साथ लेके चलें। मतलब आप एक डोमेन को प्रोटेक्ट करने जाएंगे तो उससे कुछ नहीं पॉजिटिव निकलेगा। आप यहां पर अपनी प्रोग्रेस को जज कीजिए इस बेसिस पे कि तीनों फ्रंट पे कोलैबोरेटिव आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। जैसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसमें हमने कहा कि भाई हम 30% लैंड यानी टेरेस्ट्रियल पार्ट और एक्वेटिक पार्ट इनको कंजर्व करेंगे बाय 2030। तो कहते हैं कि भाई ये आपकी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहां पर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को रिड्यूस कर पाएंगे कि नहीं। मतलब इकोसिस्टम में हम बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, बट इसके लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा यानी एडिशन में देयर आर समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। यहां पर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस रिपोर्ट को भी पब्लिश किया गया है, जहां पर इक्विटी एंड जस्टिस की बात की जाती है। मतलब आपको इंश्योर करना होगा जो नुगोए प्रोटोकॉल और कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंडर हमने कहा है, खासकर कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंडर, कि वी हैव टू शेयर द बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद ईच एंड एवरीवन। मतलब वहां पर आप इंश्योर कर रहे हैं कि भाई बेनिफिट्स जो बायोडाइवर्सिटी से आ रहे हैं वो इक्वली एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट हों। आपको इंक्लूसिव अप्रोच लेनी होगी, मतलब बॉटम अप अप्रोच, जहां पर लोकल कम्युनिटी का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इन एडिशन टू दिस हमें लर्निंग प्रोसेस के ऊपर फोकस करना होगा और कंटिन्यूसली रिफाइन करनी होगी अपनी स्ट्रैटेजी को, और उसके लिए हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होगी आउटकम्स की। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत सी चीजों के ऊपर पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो की डाटा जो आपको यहां पे याद रखना है वो है 50% ग्लोबल पॉपुलेशन आज की डेट में ऐसे एरियाज में रह रही है जहां पर या तो बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ज्यादा है, या फूड और वाटर की आपकी स्कैरसिटी चल रही है, या क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क वहां पर बहुत हाई है। इसके अलावा आपको एनुअली $1 ट्रिलियन चाहिए, जिससे आप आज की डेट में बायोडाइवर्सिटी को वापस से रिस्टोर कर सकें। 100 to 300 बिलियन डॉलर्स आपको एनुअली चाहिए, ताकि आप फिशिंग, वाइल्ड लाइफ या मरीन ट्रेड जो हो रही है उससे होने वाले नुकसानों को आप कम कर सकें। तो दैट इज फाइनेंशियल थिंग्स दैट वी आर रिक्वायर्ड। अब इसके लिए कुछ वे फॉरवर्ड भी होना चाहिए कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको फोकस करना होगा कि आप कैसे स्ट्रेंथन करें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को, बिकॉज राइट नाउ हमारे पास एक फ्रेमवर्क है दैट इज यूएनसीबीडी। इसके अंडर दो मेजर प्रोटोकॉल निकल के आए, कार्टेजिना एंड नगोए। तो हमें यहां पर नगोए प्रोटोकॉल जैसे जो फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करता है, ये कार्टेजिना लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करता है। तो हमें यहां पर यह इंश्योर करना होगा कि ये फ्रेमवर्क एक तो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो और इनमें मॉडर्न कंसर्न्स को भी हम ऐड करें। उसके अलावा हमें जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना होगा। हमें अपनी पॉलिसीज को इकोलॉजिकल गोल्स के साथ अलाइन करने की जरूरत है। एंड इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमें अपने एक्शंस को हार्मोनाइज करने की जरूरत है। यहां पर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन, क्लाइमेट मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये अलग अलग साइलॉस में आप ट्रीट नहीं कर सकते, आपको इन्हें एक साथ लेके चलना होगा। तो दिस वाज द सेकंड आर्टिकल। एंड बाय मिस्टेक अगर मैंने पहले कहीं पर गलती से ये कह दिया हो कि भाई फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कार्टेजिना में नहीं, कार्टेजिना 2000 में आपका प्रोटोकॉल आया था, वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से डील करता है, जिसके जीन्स हमने ऑल्टर कर दिए हैं बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके। वेयर एज नगोयो प्रोटोकॉल जो 2010 में आया था, ये डील करता है फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं रिसेंटली अल्ट्राटेक और इंडियन समिट के मर्जर को यहां पर जो था सीसीआई ने अप्रूव कर दिया।
ये एक बड़ी खबर है। अब इस खबर में एक्चुअल में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, दैट इज रिलेटेड टू सीसीआई। सीसीआई के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है। एक तो फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना, किसी के पास अनड्यू एडवांटेज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करना चाहता हूं, तो ऐसा ना हो कि एयरटेल, जियो या वोडाफोन के पास अनड्यू एडवांटेज हो। तो एक फेयर कंपटीशन को हम प्रमोट करना चाहते हैं और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ताकि हम कंज्यूमर के वेलफेयर को प्रमोट कर सके एंड इससे आपके रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज होंगे, तो मार्केट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपकी वर्क करेगी। तो इन 3 ऑब्जेक्टिव के साथ हमने सीसीआई को एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे अंडर कंपटीशन एक्ट ऑफ 2000 के अंडर फ्रेम किया। अब यहां पर आप ये मान के चलो कि किसी भी कंपनी का अगर मर्जर या एक्विजिशन है, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। मार्केट शेयर या फेयर प्राइसिंग की पॉलिसी हो, उसको भी कहीं ना कहीं हैंडल करता है। एंड मार्केट में डोमिनेंस को कोई अपनी मिसयूज ना करे, इसको भी ये कहीं ना कहीं इंश्योर करता है। तो ओवरऑल कस्टमर के या कंज्यूमर के प्रॉफिट के बारे में ये सोचता है। अब कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो, उसको ये प्रोहिबिट करता है। जैसे मान लीजिए कल को ऐसा हो, जियो, वोडाफोन और एयरटेल एक कार्टेल सिस्टम डेवलप कर लें और एक दूसरे के साथ ये इंश्योर करें कि भाई जो पॉलिसीज हैं लाइक इनके फेवर में बिल्ट हो, या जो प्लान्स हैं जैसे मान लीजिए कॉलिंग प्लान्स हैं या पोस्टपेड प्लान्स हैं, ये एक साथ कार्टेल बना के उनको प्राइसेस को फिक्स कर दे, अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर दे। तो वैसी चीज ये कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, इसको इंक्वायर करते हैं। ये साथ के साथ ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि भाई अगर कोई अपनी पोजीशन को मिसयूज कर रहा हो, तो उस केस में या कोई प्रेडेटरी प्राइसेस, मतलब कि जैसे मान लो अमेजॉन है, अमेजॉन हेवी डिस्काउंट्स दे रहा है, जिससे मान लीजिए मार्केट डिस्प्लेस हो रही है, जैसे फ्लिपकार्ट की मार्केट है या कोई और आपकी ई मार्केट प्लेटफॉर्म है, उसकी मार्केट को ये क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। तो उस केस में ये इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर फाइन लगा सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपने गूगल पे और पेटीएम के एक कंट्रोवर्सी के बारे में शायद सुना हो। ऐसा था कि एंड्रॉयड जो सिस्टम है वो गूगल का है। अब एंड्रॉयड सिस्टम के ऊपर गूगल डेलिबरेटली पेटीएम की जो पोजीशन है उसको खराब कर रहा था। तो इस चीज के लिए कहीं ना कहीं गूगल पे के ऊपर, यानी आपकी गूगल कंपनी के ऊपर, इन्होंने पेनल्टी इंपोज करी कि वो अपनी पोजीशन को मिसयूज कर रहे थे। तो ऐसे सभी चीजें, इवन मर्जर और एक्विजिशन से रिलेटेड सभी चीजों को ये हैंडल करते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई देखो, अगर किसी ने वायलेट किया इन चीजों को, तो इस एक्ट के अंडर कहीं ना कहीं उनको फाइन लग सकता है। ये 10% उनके टर्नओवर का हो सकता है, या 3 टाइम जो प्रॉफिट है इन केस ऑफ कार्टलाइजेशन, कार्टल सिस्टम अगर वो होता है, तो उस केस में 3 टाइम उनके प्रॉफिट को यहां पर उनसे वसूला जा सकता है। अब इंक्वायरी एक्चुअल में कंप्लेंट हो तब भी हो सकती है, या ये अपने आप से भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये चीजें आपको इसमें याद रखनी। अब इसके 6 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम, 2 मेंबर मिनिमम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी अपॉइंट करेगी, एक चेयरपर्सन होते हैं। इन दोनों का जो टेन्योर है 65 ईयर ऑफ एज मैक्सिमम, या 5 साल जब कंप्लीट हो जाए, दोनों में से कोई भी पहले हो, तो वहां पर इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में आप यहां पर पढ़ सकते हैं। तो ये इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, दैट इज क्वांटम सैटेलाइट। अब देखो, क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जहां पर नॉर्मल आपके फिजिक्स के प्रिंसिपल फेल करते हैं। मतलब सब एटॉमिक लेवल पे कैसे पार्टिकल बिहेव करते हैं, इसे कहा जाता है क्वांटम साइंस। अब इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम यहां पर एक सैटेलाइट बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, एंड ये नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में हम अचीव करना चाहते हैं अंडर नेशनल क्वांटम मिशन के। अब ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है, जहां पर सुपर पोजिशनिंग और इवन आप क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। एंड ये पार्ट है आपके क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का। मतलब क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को कोई मैसेज भेजा और आपने एक इंक्रिप्शन इसके ऊपर लगा दी, तो जब तक इसे डिक्रिप्ट नहीं किया जाएगा तब तक कोई इसे रीड नहीं कर सकता। तो ऐसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स में भी क्रिप्टो
क्रिप्टोग्राफी को यूज किया जाता है और इसको यहां पर कहा जाता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। एक लेमन टर्म में हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। अब जो ट्रेडिशनल इंक्रिप्शन मेथड्स होते हैं वो इजीली आपके डिटेक्ट हो सकते हैं, बट इसमें क्या हो सकता है कि अगर कोई इसके साथ छेड़छाड़ करता है तो वो यहां पर इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं। मतलब आपको पता लग जाएगा कि अगर किसी ने भी इसे क्रैक करने की कोशिश की है या कर लिया है तो ये अपनी स्टेट चेंज कर लेगा और जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इस पूरे मैसेज के साथ छेड़छाड़ हुई है एंड आप पूरी कम्युनिकेशन को फिर से सिक्योर कर सकते हैं, मतलब फिर से जीरो से स्टार्ट करके। अब अगर कोई इतनी सिक्योर लाइन है जहां पर आपको यह पता लग सके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा फोन टैप कर रहा है, मुझे नहीं पता तो मैं सब बात अपने फोन पे कर रहा हूं, तो थर्ड पर्सन उसे सुन सकता है। बट इसमें अगर कोई आपका फोन टैप कर रहा है तो उस केस में आपको तुरंत ही पता लग जाएगा रियल टाइम पे, तो इससे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो लीक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई डिफेंस सिक्योरिटी में इसका एक मेन रोल रहता है। फिर हेल्थ केयर का जो डाटा है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, अभी रिसेंट टाइम में आपने रेंसमवेयर के बारे में सुना होगा। रेंसमवेयर आपकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं एक हैकर स्टोल कर लेता है एंड उसके ऊपर एक लॉक लगा देता है और उसकी एवज में आपसे पैसे डिमांड करता है। तो ऐसी प्रॉब्लम हेल्थ केयर में फिर से ना देखने को मिले तो उसके लिए भी आप यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में आप इसको यूज कर सकते हैं एंड इवन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आपके एनर्जी ग्रिड्स हो, चाहे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो, उन सब में आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं जिससे सिक्योरिटी आपकी इंक्रीज होगी। एंड इवन ड्यूरिंग द बैडेस्ट टाइम, जब वॉर का टाइम है, तब भी आप सिक्योर कम्युनिकेशन को अचीव कर पाएंगे। इन एडिशन टू दिस वी कैन ऑल्सो यूज इट इन बैंकिंग सेक्टर। जो बैंकिंग सेक्टर में फ्रिक्वेंटली फ्रॉड्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो इससे रिड्यूस हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी बैंक के बीच में या बैंक और कस्टमर के बीच में वो आपकी सिक्योर हो सकती है और उससे फाइनेंशियल लॉसेस और फाइनेंशियल डाटा का जो मिसयूज होता है वो आप रिड्यूस कर पाएंगे। अब ये जो पूरा मिशन है ये नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर क्रिएट किया जा रहा है। तो ये एक्चुअल में 6000 करोड़ का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक मिशन है जिसमें हम एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी को इंडिया में बिल्ड करना चाहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिक्योर कम्युनिकेशन लाइन, सेंसिंग एंड कंप्यूटिंग सिस्टम में भी। इसको आने वाले 8 साल के लिए हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 टिल 31। अब इन 8 सालों में हम 550 से लेके 1000 फिजिकल क्यूबिट के सिस्टम्स को यहां पर बनाएंगे जो कि आपके क्वांटम प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो यहां पर जैसे एक टर्म हमने डिस्कस की थी क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, तो ये एक मेथड है जिससे हम सिक्योर कम्युनिकेशन को इंश्योर करते हैं और इसका प्राइमरी फोकस क्या है कि जो इंक्रिप्टेड कीज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये फोकस करता है। अब इसमें अगर मान लीजिए किसी ने भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो यहां पर उसकी क्वांटम स्टेट चेंज हो जाएगी एंड जिससे आप इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं आपके कुछ। जैसे पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। ये टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि कोई भी कंट्री इसको डेवलप कर सके। इट विल रिक्वायर हेवी इन्वेस्टमेंट। देयर विल बी वर्नेबिलिटी कि भाई कुछ इनसाइडर भी तो हो सकते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं। अब आप उसको कैसे बचाओगे? तो यहां पर आपको रिस्क इनसाइडर का भी देखने को मिलता है और फिजिकल सिक्योरिटी कि भी हार्डवेयर के साथ ही किसी ने छेड़छाड़ कर दी तो क्या होगा। एंड इवन अगर क्वांटम कंप्यूटर बिल्ट होता है तो आपके जो करंट इंक्रिप्शन के स्टैंडर्ड्स है वो सब कुछ फ्रॉड है, क्योंकि ये क्वांटम कंप्यूटर हर सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है मिनटों में। क्योंकि इसमें एक चीज होती है सुपर पोजिशनिंग। जैसे नॉर्मल डाटा जो आपका जाता है 0 और 1 की फॉर्मेट में जाता है, बट यहां पर साइमल्टेनियसली 0 भी है और 1 भी है। जैसे आप मान के चलो एक सिचुएशन के दो जवाब है, हां या ना। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर एक साथ हां भी है और ना भी है। ट्रेडिशनल कंप्यूटर क्या करता है, जैसे पहले यस की प्रोबेबिलिटी को पूरा खंगालेगा एंड फिर नो की प्रोबेबिलिटी को पूरा खंगालेगा, बट ये साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को ऑपरेट कर सकता है। तो दैट्स व्हाई जो आपकी नॉर्मल इंस्क्रिप्शन है या जो भी आप यहां पर कोडिंग वगैरह कर रहे हो वो सब फेल हो जाएंगे। एंड उसके अलावा क्वांटम प्रोग्राम्स को बिल्ड करना अपने आप में वेरी डिफिकल्ट है, बहुत इजी नहीं रहेगा। तो दैट्स व्हाई
ये पूरी चीज़ों में आपको ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो एंड आज के लेक्चर में इतना ही था। आई एम सॉरी आज का लेक्चर थोड़ा लेट हो गया, बट कल से मैं कोशिश करूंगा कि टाइमली फर्स्ट हाफ यानी बिफोर नून आपके पास ये लेक्चर पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं विवेक शर्मा आपसे अलविदा चाहता हूं।